नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्रिटिक्स। देखिए, बिहार की बात में आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, स्वागत है आपका। और समझना चाहते हैं बिहार की सियासत को। देखिए, आपने देखा है कि कल रात नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया और प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटा दिया और उन्हें गन्ना उद्योग विभाग में भेज दिया गया। कुछ और भी परिवर्तन हुए, लेकिन वे उतने प्रभावकारी नहीं है। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग से चंद्रशेखर का हटाया जाना के पाठक के साथ पंगा चल रहा था, शिक्षा मंत्री की कई बातें नीतीश कुमार को भी चुभ रही थी, और इधर के दिनों में बिहार का जो सियासी तूफान है, जिसे लेकर कई तरीके की चर्चाएं, और आपने यह भी देखा कि 2 दिनों पहले नीतीश कुमार से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी। चंद्रशेखर आरजेडी के कोटे के शिक्षा मंत्री। आम समझ ये है कि एक ब्यूरोक्रेट्स की जीत हुई है, के पाठक की जीत हुई है, वे जनता के हीरो बने हुए हैं और मंत्री की हार हुई है। जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहा यह जाता है कि मंत्री मंत्री होता है। तो लालू तेजस्वी, लालू के बहुत खास रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए लालू यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया? उन्हें इस बात का भय समा गया था कि यदि नीतीश कुमार नाराज रहे, नीतीश कुमार की शर्तों को नहीं माना गया, अपने नेताओं को अंकुश नहीं किया गया, तो यह सरकार चलने वाली नहीं है। क्या सोचते हैं आप और क्या समझते हैं राजनीतिक रसायन को और राजनीतिक भौतिकी को? ये रसायन और भौतिकी और गणित तीनों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मंत्री जो होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और अपने विभाग के हेड होते हैं जी। और मंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि विभाग के हर आदेश, हर निर्देश में मंत्री की सहमति जरूरी है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन इस सच्चाई को भी आप लगातार देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से राज्य को चलाने के लिए जाने जाते हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स को वो छूट दे रखते हैं कि ठीक है, उसकी वजह से उनकी बदनामी भी होती है और उनकी वजह से उनकी वाहवाही भी होती है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को फ्रीडम देते हैं कि आप अपने विभाग को अपने तरीके से चलाइए, और उसमें जो कहीं कोई बाधक बनता है तो चीजों को हम देख लेंगे। इसीलिए आप तो बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट है, कई फाइल सीधे ब्यूरोक्रेट से चीफ मिनिस्टर के पास चला जाता है और वहां से फाइलें निपटा दी जाती है। मंत्री जी को बहुत चीजों की जानकारी भी नहीं रहती है। रह गई बात जो आपने कहा कि के पाठक जी की बात, देखिए के पाठक जी अगर विभाग को चला रहे हैं अपने तरीके से, इससे बिहार की जनता और बिहार के आम आवाम तो खुशी ही है ना, बिहार के बच्चे तो खुशी है ना। आज मैं उनके एक बयान को देखा तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक और कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, इनको तो ठंड नहीं लगती है, लेकिन वही शिक्षक और वही बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर उनको कैसे ठंड लग जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तब तो बच्चों को कोचिंग पर डिपेंड करना पड़ता है। देखिए, वास्तविकता जो है उस हकीकत को भी, उस सच्चाई को भी हम लोगों को समझना होगा। चंद्रशेखर जी को जिम्मेदारी मिली थी विभाग चलाने की, ये विभाग न चला करके कुछ और करने लगे। कहावत है ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। भाई, आपको शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया और उस विभाग में क्या हुआ, रामचरितमानस की चौपाइयां, उन चौपाइयों में जो भरी हुई अंदर की कुंठा और उन चौपाइयों के अर्थ, उसके कई निहितार्थ लगा करके, ठीक है, फिर आप लाइए सामाजिक क्रांति के लिए। अगर लगता है कि उस कालखंड में तुलसीदास ने कुछ वैसी बातें लिख दी हैं जिसकी वजह से समाज अपमानित महसूस करता है, तो विभाग की जगह पर आप स्वतंत्र है, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर आप उस बात को रख सकते हैं, एक नई क्रांति के लिए आवाज दे सकते हैं। लेकिन अगर विभाग के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अगर मंत्रिमंडल के मुखिया नीतीश कुमार हैं और आप उस विभाग के मुखिया हैं,
तो कहीं ना कहीं से आपको तो फोकस करना होगा। अब दीक्षांत समारोह में आप जा रहे हैं, रामचरितमानस, आप जो है विधान परिषद में जा रहे हैं, रामचरितमानस, अब इनको अपने बजट की बात करनी थी, अपने विभाग की, वहां पर रामचरितमानस। अगर हर जगह रामचरित, मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी की जगह है। शिक्षा मंत्री अगर बिहार की शिक्षा पर अगर कुछ बोलते, कितना भी कटु बोलते, कितना भी कड़ा बोलते, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होती। लेकिन जब विषय से आप भटक गए थे और आप सामाजिक सुधार और सामाजिक पीड़ा को लेकर के और आप अपने वक्तव्य में बोल रहे थे, तो एक बात तो थी, और इसको लेकर के नीतीश कुमार असहज थे। नीतीश कुमार ने कई बार, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों से आपको बचनी चाहिए, इस तरह की चीजों में आपको बचने की जरूरत नहीं है। रह गई बात पाठक को लेकर के, तो के पाठक अगर उस विभाग में बतौर एसीएस है, तो एक कोऑर्डिनेशन तो बनाना होगा ना। कोऑर्डिनेशन अगर बनेगा तभी जाकर के आपके बयान कुछ और आते हैं, उनके बयान कुछ और आते हैं। अब आप बेगूसराय में विभाग के मंत्री हैं और क्या क्या बोल गए भाई कि के पाठक ने, हाँ बिल्कुल, अब पब्लिक डोमेन में आप बोल गए। तो इन चीजों को लेकर के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को लग रहा था कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। शिक्षा को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर के थोड़ी सी किरकिरी तो हो रही है। और जब लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जब उनको मिलने गए होंगे, तो इस विषय को रखे होंगे कि भाई अगर आप नौकरी दे रहे हैं या सरकार नौकरी दे रही है, तो हम लोग उस क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए हम नौकरी करके जो हमने वादे किए उस पर खरे उतरे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में जिस तरह से कोऑर्डिनेशन का अभाव है, एक वैसा प्रॉम्प्ट अधिकारी जो विजिलेंट है, जो हमेशा सुबह दोपहर शाम उसके मन मस्तिष्क में केवल एक ही बात है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे बदलें। वहां पर जब तक समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आप इसको कैसे कर सकते हैं। क्या उनको दूसरा विभाग दिया जाए और ये विभाग की जिम्मेवारी वैसे व्यक्ति को दी जाए जो थोड़ा लचीलापन रुख उनमें हो, फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा कोऑर्डिनेट कर सके। होता है ना, कभी अधिकारी खड़े होते हैं तो थोड़ा मंत्री जी फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। हम समझते हैं कि इसी चीज को लेकर के मंत्री जी को विभाग बदला गया होगा और के पाठक जी को कहा गया होगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप इस विभाग को देखिए और बिहार की शिक्षा को आप जो बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मेरे तरफ से आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, आप विभाग को संचालित कीजिए, चलाइए। चलिए ठीक है, तो ये तो बात हुई, प्रशासनिक बात हुई और वो परिवर्तन किया गया। लेकिन इसको हम पॉलिटिकल चश्मे से देखें, क्योंकि मैंने राजनीतिक रसायन और राजनीतिक भौतिकी और राजनीतिक गणित की बात कही कि जो बातें चल रही थी कि बिहार में गठबंधन का परिवर्तन हो सकता है, नीतीश कुमार बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, तो क्या कोई बात बन गई लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार से जो हुई इसके बाद? क्योंकि यदि नीतीश कुमार को पलटना होता और वे बहुत आगे बढ़ गए होते, तो जो तारीख बताई जा रही थी उसके 5-6 दिन पहले इतना बड़ा परिवर्तन किया जाना क्या आवश्यक था? इसका आशय क्या ये निकलता है कि अभी महागठबंधन की सरकार चलती रहेगी, जो कंफ्यूजन थे, जो तनातनी थे, उसे समाप्त कर लिया गया है, क्योंकि आज मतलब लंबे वक्त के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाचा भतीजा दोनों साथ निकले, समस्तीपुर भी गए और खगड़िया भी गए। ये क्या निहितार्थ है, इसको कैसे डिकोड करते हैं कि अब क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया है या बात अभी और भी कुछ है भीतर? नहीं, मैं इसको खतरा खत्म होने की बात से नहीं जोड़ करके देख सकता हूं, क्योंकि कल राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। और आज बिहार के वैसे शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस को लेकर के हमेशा सवाल उठाते, राजा राम को लेकर के सवाल उठाते रहे और मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताते रहे, इनके विभाग को बदला गया। तो एक संकेतों में भी चीजें हैं। दूसरी चीज,
नीतीश कुमार जी लगता है कि वो सहज हो गए हैं, लेकिन उनके मायने कहीं और होते हैं। आपको याद होगा कि जब गठबंधन में वो जा रहे थे, इस गठबंधन में आरजेडी के साथ, उसके पहले कहते हैं कि कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से नीतीश कुमार जी की बात हुई और उन्होंने कहा कि क्या कोई बदलाव की बात हो रही है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगले दिन सरकार बदल गई बिहार में। अब क्या है कि विधानसभा का जो ये शताब्दी समारोह मनाया गया था, प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी की जो तस्वीरें हैं देख लीजिए, बिल्कुल लग रहा था सहज सरल, और किस तरह से तारीफ की थी उन्होंने। और उसके बाद भी तो मैं नहीं समझता हूं कि बिल्कुल आइस मेल्ट कर गया और सब कुछ सहज हो गया, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग वाली बात में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। सीटों पर जो जीत है, कौन कहां लड़ेंगे उस पर तो है नहीं। एक चीज हुई है कि राजद कोटे के मंत्री थे, देखिए विभाग भी उन्हीं को दिया गया है, ललित यादव भी राजद कोटे के ही मंत्री हैं। तो अगर आलोक मेहता से लेकर के दिया गया तो किनको दिया गया? ललित यादव को दिया गया। और अगर मूल रूप से ये विभाग कांग्रेस का है, राजस्व भूमि सुधार, जबकि मूल रूप से ये विभाग कांग्रेस का है, मतलब कांग्रेस का जी बिल्कुल, लेकिन वो विभाग उन्हीं को दिए। केवल चेंज हुआ कि चंद्रशेखर जी से ये विभाग लेकर के, ये विभाग आलोक मेहता को देते हैं और चंद्रशेखर जी को गन्ना विभाग दे देते हैं। एक दूसरी बात, सीट शेयरिंग को लेकर के जो तनातनी है, जैसे एक इन्होंने तो एक रख दिया है कि भाई हम तो 16 तो हमारी जीती हुई सीटें हैं, 17 की भी बात चल रही है, राज्यसभा में भी सीटों को लेकर के बात चल रही है। मार्च का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम हमें 2 सीटें चाहिए। अब अंदर खाने में क्या इनकी बात चल रही है, क्योंकि विधायकों की संख्या के अनुसार तो 2 की हमको नहीं लगता है कि क्राइटेरिया ये जेडीयू पूरा करती है, तो ये 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, और अगर जहां पर ये राजद चाहती है कि वो हमारी सीट है, वहां हम रनर रहे हैं, ठीक है पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन हम वहां मजबूत स्थिति में है, हमारी अर्थमेटिक वहां मिलती है, हम केमिस्ट्री वहां बना सकते हैं, वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार जी उस पर सहमत नहीं होंगे तो हो सकता है कि मैं इसको नहीं मानूंगा कि सब कुछ सहज हो गया। आपको याद होगा ना कि जैसे ही भाई वीरेंद्र ने कहा कि किनके आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री हैं, और अशोक चौधरी जी का बयान तुरंत आता है कि हमारे मुख्यमंत्री किसी के आशीर्वाद से नहीं है, उनमें योग्यता क्षमता है, इस वजह से मुख्यमंत्री हैं। और अगले दिन लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी उनसे मिलने गए और 40 मिनट की मुलाकात हुई। वो 40 मिनट की मुलाकात और बात का मतलब ही है कि सब कुछ सहज नहीं है। अब ठीक है, जो हम लोगों को बाहर से चीजें मिलती हैं, ये नहीं माना जाए कि एक चंद्रशेखर जी को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी से हटा करके और दे दिया गया गन्ना विभाग, मतलब अब सब कुछ सहज हो गया, अब गठबंधन में किसी तरह की कोई बात नहीं है, ये सरकार अब बहुत स्मूथली चलेगी। और जितनी तरह की बात भाजपा के तरफ से कही जा रही थी कि वहां वेलकम का बोर्ड लगा दिया गया, अमित शाह जी ने कहा कि विचार करेंगे, बिहार के स्थानीय नेताओं के बोल और वचन बदल गए, प्रेम कुमार जी के बयान आप देख लीजिए और नेताओं का बयान देख लीजिए कि ठीक है अगर केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्णय होगा तो हम स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार जी मौके की नजाकत को समझते हैं और अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो अभी नीतीश कुमार जी के पास दोनों ऑप्शन है। अगर राजद इनकी शर्तों पर बात करती है, चूंकि नीतीश कुमार जी की नाराजगी कांग्रेस से अब बाहर सरफेस पर आ गई है, कांग्रेस की गतिविधि, कांग्रेस के एक्शन, कांग्रेस की देरी की वजह से एक अंदर से नीतीश कुमार जी लगता है कि वो थोड़ा परेशान है। वो कहते हैं कि कौन सा गठबंधन, कैसा गठबंधन जिसमें बीजेपी को हराना है, देश स्तर का चुनाव है और अभी कोई एक मजबूत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बन पाया कि आप कैसे लड़ेंगे। सीट शेयरिंग की बात नहीं आई, 1 to 1 का नहीं हो पाया, आरजेडी से उतने ये नहीं है जितने वो कांग्रेस के प्रति उनका रुख रहता है। तो आरजेडी
क्या इनकी शर्तों पर मान जाएगी, सारी शर्तें इनकी मान लेगी? चूंकि आपने एक देखा होगा अभी हाल में कि जो क्रेडिट लेने की बात, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि ये तो 7 निश्चय पार्ट 2 का हमारा प्रतिबद्धता थी नौकरी देना, और आरजेडी के लोग अगले ही दिन आकर के कहते हैं कि नहीं, ये तो तेजस्वी जी ने जो आप लोगों के साथ जो एक वचनबद्धता की थी उसका प्रतिफल है कि 15-17 महीनों में नौकरियों की बहार आ गई बिहार में। आखिर राजद को बोलना क्यों? तो राजद क्या सारी शर्तें मान लेगी? नीतीश कुमार जी की सारी शर्तों मानने के बाद वो नीतीश कुमार जी सहज हो जाएंगे? थोड़ा वक्त लगेगा, चूंकि एक जो नया कोण जो बना है इसमें, वो नया कोण बना है बीजेपी के तरफ से ऑफर, वो मौन स्वीकृति नहीं, लेकिन एक मौन स्वीकृति तो मिल गई है। तो जब ऑप्शन होता है पार्टी में, राजनीति में जब पार्टियों को, तो वह बड़ा ही नाप तोल करके बड़ा, अब 24 का थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा कि 24 को कर्पूरी के शताब्दी समारोह में भीड़ कैसी होती है, नीतीश कुमार जी के भाषण के मायने क्या होते हैं, इनके तेवर क्या होते हैं, तो इससे हम लोग अंदाज लगा लेंगे। अभी केवल विभाग बदल देने से यह नहीं लगाया जा सकता है कि उस गठबंधन में जो दरार की बात की जा रही थी, बदलने की बात की जा रही थी, उस पर विराम लगा दिया गया। हम इससे सहमत नहीं है, ये थोड़ा अर्लियर होगा कहना, थोड़ा और वक्त लगेगा जब तक सीट शेयरिंग की बात स्पष्ट नहीं हो जाती है। चलिए, तो आप कहते हैं कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। देखिए, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी बीच एक खबर यह आनी शुरू हुई है, आधिकारिक तौर पर तो हम और भी इसे कंफर्म करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 27 जनवरी को प्रस्तावित यात्रा थी वो फिर से टाल दी गई है। अब वो यात्रा फरवरी में हुई और इस पर भी पॉलिटिकल पंडित कहने लगे हैं, देखिए बात चल रही है, बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा को लगातार टाल रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री उन प्रदेशों में जा रहे हैं जहां बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, और बहुत कोशिश कर लेंगे दक्षिण के प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो एक आध सीट मिल जाए, लेकिन बिहार जो टफ प्रदेश है वहां नहीं आ रहे हैं, लगातार यात्रा चल रही है। इसका आशय तो कुछ है कि अभी पाइपलाइन में ही सारी बातें हैं। बात जो आप कह रहे हैं कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, कि कुछ ना कुछ बात तो है जिस पर पर्दा उठना शेष है। अरे बिल्कुल बात है, और मैं तो बता रहा हूं कि वो अमित शाह जो यही इसी बिहार की धरती पर झंझारपुर में आके कहते हैं कि नो एंट्री का बोर्ड लग गया, और वही अमित शाह जी, और वही अमित शाह कहते हैं कि अगर कोई हमारे पुराने एलआई आना चाहेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। भाषा तो बदली है। दूसरी चीज, 1 महीने से किसी भी प्रदेश स्तर के नेता भी नीतीश कुमार जी पर हमलावर नहीं है। सुशील कुमार मोदी के भी बयान अगर आप इधर देखेंगे तो उनके बयानों में लचीलापन है, वो तल्खी नहीं है। सब कुछ पाइपलाइन में है। रह गई बात कि उसमें अब देखना होगा कि आरजेडी कितना बैकफुट पर जाती है। निर्णय लेने में चंद्रशेखर जी केवल एक शिक्षा मंत्री नहीं थे, वो एक सिंबॉलिक भी थे कि क्या आरजेडी, अब आरजेडी ने 2 मंत्रियों को पहले खोया है, सुधाकर सिंह बयानबाजी को लेकर के ही, वो जो कार्तिक, हाँ उन पर बात हुई थी, ये तीसरे हैं जिनके विभाग को बदला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आरजेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज के मूड में है, लेकिन आरजेडी भी स्थितियों के अनुसार निर्णय ले रही है, और अगर वो निर्णय ले रही है तो आरजेडी को भी एक खबर है कि भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश, मजबूत कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में आ जाए। कहने के लिए लोग बोल देते हैं नहीं उनकी क्या जरूरत है, उनके आने से क्या होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं, और प्रासंगिक इसलिए जी, और इसलिए प्रासंगिक है कि वह जो 36% का वोट बैंक है उस पर सीधे सीधे प्रभाव नीतीश कुमार जी का है, और नीतीश कुमार जी ने वो जो 36% वोट है ना, वो राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। तो अगर नीतीश कुमार जी आते हैं, अच्छा दूसरी चीज, मैं हर ये में जब भी मैं आपके साथ ये करता हूं, मैं हर बार करता हूं
कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जो इतने लंबे कालखंड में मुख्यमंत्री रहने के बाद परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, बिहार में बदलाव के लिए माने जाते हैं कि इन्होंने बिहार को बदल करके दिखाया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से भाजपा को भी एड ऑन होगा जब नीतीश कुमार जी उनके साथ आएंगे कि भाई देखिए गए तो थे वहां, लेकिन वहां सहज नहीं रह पाए, हम इनके साथ सहज थे, मेरे साथ ये सब थे। तो भाजपा भरपूर कोशिश करेगी और आरजेडी भी भरपूर कोशिश करेगी। आरजेडी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन से बाहर चले जाए, और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि हमारे गठबंधन में नहीं आए। दोनों की कोशिश होगी। अब ये निर्णय लेने का काम नीतीश कुमार जी का है कि निर्णय कैसे लेते हैं, और निर्णय की यह पहली कड़ी है। चंद्रशेखर जी का विभाग बदलना ये निर्णय की पहली कड़ी है, जहां पर आरजेडी इनके साथ इस बात को मान लेती है कि हाँ कोऑर्डिनेशन का अभाव इस विभाग में है और इसका मैसेज बिहार में अच्छा नहीं जा रहा है। अब कल्पना कीजिए ना, वैसे विभाग के मंत्री जो महीनों विभाग में नहीं जाते हैं और आप उस विभाग के मंत्री हैं, ठीक है, अधिकारी तो को चुनाव में तो जाना नहीं है, अधिकारी को तो चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन पार्टियों को तो चुनाव लड़ना है। आप अगर पार्टी के ही मेंबर हैं तो कल आपको तो जाना होगा, तो आपको तो जवाब देनी होगी, आप तो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं। इसको लेकर के नीतीश जी ने निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी को बताई होगी यह बात कि कोऑर्डिनेशन की वजह से अच्छा मैसेज नहीं जा रहा होगा, और लालू जी इनकी बात मान लिए होंगे कि ठीक है तो उनको दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दीजिए और आलोक मेहता जी को इस विभाग की जिम्मेवारी दे दीजिए। लेकिन चीजें अभी बहुत जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इनकी बातचीत का जो चल रहा है वो समाप्त नहीं, अभी वो बन गई। हाँ, वो बनी हुई है। और ठीक आपने कहा कि इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने इस दौरे को स्थगित किया। दक्षिण के एक एक जगह पर, जहां पर वो तमिलनाडु, केरला, उन इलाकों में, आंध्रा, तेलंगाना, जहां पर भाजपा को लगता है कि ये सीटें बहुत कम मिलेगी भी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी, और क्या उस बिहार को नहीं साधेगी जहां 39 सीटें इनको मिली है, और वो सीटें जो मिली है नीतीश कुमार जी एक फैक्टर रहे हैं, इनके साथ आए और ये 39 सीटें आई। तो देखिए थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन अब गेंद नीतीश कुमार जी के पाले में है कि वो निर्णय क्या लेते हैं। क्या वो भाजपा की तरफ रुख करते हैं, या जिस गठबंधन में उनकी सरकार चल रही है आरजेडी के साथ ही कंफर्टेबल होंगे और सरकार को चलाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चीजें दोनों तरफ से चल रही हैं। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है संजय जी कि क्या नीतीश कुमार ने, या जो नीतीश कुमार की अहमियत है और जिस तरीके से यह परिवर्तन हुआ, लालू यादव के समर्पण जो भी कह लें, कि लालू यादव को भी यह बात समझ में आ गई कि भाई वीरेंद्र ने जो कहा था कि लालू यादव की कृपा से नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार यह समझाने में सफल हो गए कि आपकी कृपा से हम नहीं हैं, मेरी कृपा से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। क्या नीतीश कुमार ने यह संदेशा सामने सामने लालू यादव को दे दिया है? अब बिल्कुल दे दिया है, इसलिए दे दिया है ना कि तेजस्वी जी का भविष्य है। 18 वर्षों तक तो ये मुख्यमंत्री रह गए हैं नीतीश कुमार जी, ये भूले होंगे कि हमारे पास खोने के लिए क्या है। अगर लगता है कि आपकी कृपा से ही है, और अगर आप कृपा हटा भी लीजिएगा तो हमारे पास खोने के लिए तो अब कुछ है नहीं। हम तो 18 वर्षों तक जो हमसे बन पड़ा हमने बिहार के लिए किया, लेकिन तेजस्वी जी का भविष्य है, और तेजस्वी जी के भविष्य की भी धार देने में हमने भूमिका अदा की। हमने गठबंधन बदला, मैंडेट तो इनको मिला था बीजेपी के साथ, सरकार इन्होंने बीजेपी के साथ की, लेकिन अगर उस गठबंधन को इन्होंने बदला, ये निर्णय किसका था? ये निर्णय तो नीतीश कुमार जी का था। डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी जी होंगे, ठीक है, गठबंधन में दोनों दल थे, लेकिन सहमति तो दोनों पार्टियों की रही होगी कि नीतीश कुमार जी सीएम होंगे, डिप्टी सीएम ये होंगे। तो एक 25 का एक टाइम फ्रेम तो इन्होंने दिया ही है। इन्होंने तो मंच से कहा है कि 25 का चुनाव हम तेजस्वी जी के साथ उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो भाई 24 हो ही रहा है, और 25 में ये कह ही चुके हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो एक साल का भविष्य
किनका है? तेजस्वी जी का है कि अगर डिप्टी सीएम है तो अनुभव तो ले ही रहे हैं ना, अगला मुख्यमंत्री भी वही होंगे। लालू प्रसाद जी इस मामले में बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो इस बात को समझते हैं कि तुरंत अगर कोई ऐसा निर्णय ले जिसमें नीतीश कुमार जी को कोई निर्णय लेना पड़े, और तनातनी की स्थिति, बयानों के तीर जिस तरह से चलने लगे हैं, अगर बात बिगड़ेगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी ये कह के कितने हो जाएंगे कि भाई मेरा क्या, हमको अब खोने के लिए क्या है, तो अगर 18 वर्षों तक आप लोगों ने मौका दिया, हमने बिहार की सेवा की, तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार जी की ये बात लालू प्रसाद जी को निश्चित रूप से समझ में आई होगी कि अब अगला भविष्य तो तेजस्वी जी की है। नीतीश कुमार जी का क्या, मुख्यमंत्री के तौर पर अब नीतीश कुमार का क्या भविष्य हो सकता है, इसलिए भविष्य तो तेजस्वी जी का है। और इसी वजह से शायद लालू प्रसाद जी इसको अलग अलग भाषा में लोग बोल रहे हैं, राजनीति में कोई फ्रंट पर और कोई फ्रंट फुट पर नहीं होता है। राजनीति में परिस्थितियां, अगर परिस्थितियां आपके प्रतिकूल है तो आप समझौता करते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो आप समझौता नहीं करते हैं अनुकूल होने पर। इसमें कोई न बैकफुट पर होता है न कोई फ्रंट फुट पर होता है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी अगर सीएम है तभी तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है। बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार जी किनारे हो जाएंगे तो क्या बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या कोई आंकड़ा बनता है जिसमें तेजस्वी जी डिप्टी सीएम भी रहेंगे? सीएम तो छोड़ दीजिए, कोई आंकड़ा तो नहीं बनता है। शायद ये बात रूप से लालू प्रसाद जी समझे होंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी पर अपने लोगों को बयानबाजी करने के लिए उन्होंने विराम लगाया होगा। अब बयानबाजियों का दौर से तो एक दूसरे आहत हो ही रहे थे ना। सुनील सिंह का बयान देख लीजिए, भाई हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार जी, कल नहीं रहेंगे, ठीक है, उन पर कमेंट करने के लिए, व्यंग करने के लिए आप अधिकृत हैं, लेकिन ये कहना कि अभी कोई डिंग हाँक ले, ये किसकी देन है, ये सब कुछ समझता है, क्या ये शब्द चुभता नहीं होगा, दूरियां नहीं बनती होगी? नीतीश कुमार जी बोले होंगे कि हमारा क्या है, ठीक है, हम निर्णय ले लेंगे, लेकिन लगा होगा कि हमारे निर्णय लेने से या हम अपनी राह अलग कर लेंगे या हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो मेरा क्या है। तो लेकिन आपका है, शायद ये बात निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी को समझ में आई होगी, और आई होगी तभी तेजस्वी जी और लालू प्रसाद मिलने गए होंगे और बैठ करके लोग बात किए होंगे कि छोटी छोटी बातों की वजह से जो खटास बढ़ रही है इसको किनारे किया जाए, हम लोग मिल करके सरकार चलाएं और एक बेहतर सरकार चलाएं। कहा तो यहां तक जाता है कि कहा गया मुख्यमंत्री जी को कि आप निश्चिंत होकर के सरकार चलाइए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। अब इसके बाद चीजें थोड़ी सहज हुई है और जो आप उसका रिफ्लेक्शन बता रहे हैं कि समस्तीपुर में साथ गए, खगड़िया में साथ गए, हाँ, तो उसके रिफ्लेक्शन का ही परिणाम है कि जो दूरियां बनी हुई थी अलग अलग, हम लोग तो बात किए थे ना कि 13 ऐसी जगह थी, वो केसरिया से लेकर औरा धाम से लेकर नवादा से लेकर पटना का बिजनेस कॉन्क्लेव तक, जहां पर दूरियां साफ थी, और फिर आप साथ निकले हैं, तो निश्चित रूप से ये बात तो आरजेडी समझी होगी, उसी की प्रतिक्रिया, उसी का रिफ्लेक्शन कि दोनों साथ निकले, साथ गए, वो सहजता दिख रही है। चलिए एक बात और समझना चाहते हैं आपसे कि देखिए, आप लोग बार बार कहते हैं कि ईबीसी के 36% मतदाता और इसके मालिक नीतीश कुमार, लेकिन अब यह भी कहा जाने लगा है कि भगवान राम की पुनर्स्थापना अयोध्या में हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं और बीजेपी वाले मानते हैं कि ये ईबीसी के जो 36% हैं वे अब नीतीश कुमार के नहीं रहे, भगवान राम के नाम के साथ समाहित हो गए हैं बीजेपी में। इस बात से कितना सहमत होते हैं आप? नहीं, देखिए, जब हिंदू पोलराइजेशन की बात होगी तो ना फिर कोई ओबीसी रह जाता है, ना कोई ईबीसी रह जाता है, ना कोई अगड़ा रह जाता है, ना कोई दलित रह जाता है, फिर वो सारे हिंदू हो जाते हैं। और इस बात को तो बीजेपी ने इस बात में तो धार दे दी है कि सनातन की रक्षा करनी है तो आपको फिर बीजेपी के साथ रहनी होगी, तो बीजेपी फैक्टर करती है इस नाम पर। आपको याद होगा 2014 की बात मैं बताता हूँ, नीतीश कुमार जी अलग लड़े, बीजेपी लड़ी थी चुनाव बिहार में,
और 32 लोकसभा की सीटें जीत गई थी। ठीक है, 2015 में बीजेपी को विधानसभा का चुनाव में जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तो परिणाम सबके सामने है, लेकिन 14 का परिणाम 2015 की बात आपने कल संजय जी याद कीजिएगा, चुनाव के अंतिम चरण में गौ माता खतरे में है, यह विज्ञापन भी आ गया था, लेकिन इसके बावजूद जीते थे नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2015 में देखिए 15 में क्या हुआ, तो कितना भी, चूंकि विधानसभा का चुनाव, बिहार का चुनाव, ईबीसी को एक लगता है जो रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी ने दिया है, उनको जो 50% जो पंचायतों से लेकर के नगर निकाय से लेकर के जहां भी इन्होंने मौका दिया है, मैं तो उन लोगों से बात करता हूं तो खुल के बोलते हैं कि ये ताकत तो हमको नीतीश कुमार जी दी है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, और हमके लिए सीटें रिजर्व की गई पंचायत से लेके नगर निकाय से लेकर के सारी चीजों में, और इसको लेकर के ईबीसी की गोलबंदी है। ठीक है, राम के प्रति, सनातन के प्रति सबका है सम्मान, उनका भी सम्मान रहता है, लेकिन जब चुनने की बात आएगी कि यहाँ पर एक तरफ नीतीश कुमार जी खड़े हैं और एक तरफ भाजपा खड़ी है, वहां पर वो द्वंद्व में तो जरूर चले जाएंगे। वहां पर कितना पोलराइज कर पाएगी बीजेपी, इस पर मुझे डाउट है। वहां पर नीतीश कुमार जी का चेहरा उनके सामने होता है, ये ताकत, नौकरियों में हमको मौका, हर जगह हम लोगों को अगर सुविधा मिली तो इसके लिए नीतीश कुमार जी का देन है। इस बात की चर्चा वो दबी जुबान से नहीं, खुल करके बोलते हैं। उस ईबीसी पर तो प्रभाव है। अब भाजपा उसको फ्रैक्चर करने में या पोलराइज करने में कामयाब हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन एक संभावना तो है ना कि अगर नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ रहते हैं, अगर ये गठबंधन जो है वो रहता है, तब तो ईबीसी निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा दिखेगा, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर्ड होगा। अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तब तो उनको ऑप्शन चुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां उनके राम भी मिल जाएंगे, नीतीश कुमार भी मिल जाएंगे, तो दोनों को पोलराइज करने की तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश कुमार जी आते हैं मेरे साथ, तो जो ईबीसी का एक बड़ा चंक है वो स्वतः मेरे साथ आ जाएगा, और फिर हमको पोलराइज करने में, फिर बिहार को लोकसभा की सीटों के गुना भाग बनाने में, जिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात आप करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, उसको, उस फॉर्मूले को सोल्व करने में मुझे देर नहीं लगेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी बड़े ही सधे हुए पॉलिटिशियन, हर चीज को ये बारीकी से देख रहे हैं। क्या बीजेपी 40 सीटों को जीतने के लिए हमारे पास आ रही है, हमारे नजदीक आ रही है, या बीजेपी हमारे साथ और आगे भी चलना चाहती है? इस नफा नुकसान, भाग, जोड़ घटाव, फिजिक्स, केमिस्ट्री को समझ करके ही नीतीश कुमार निर्णय लेंगे। लालू प्रसाद जी ने भी अगर इनको कहा है कि आप सरकार चलाइए और ठीक से सरकार चलाइए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा, तो अब ये तय करने की बारी नीतीश कुमार जी की है कि वो किस गठबंधन में, या कहीं से रहेंगे या गठबंधन बदलेंगे। लेकिन अब चीजें अभी दोनों तरफ से पाइपलाइन में है, दोनों तरफ से खुली हुई है, सीट शेयरिंग होने दीजिए तो तस्वीर और साफ होकर के आएगी। चलिए, तो रास्ते दोनों ओर से खुले हैं, अभी खतरा खत्म नहीं, बीजेपी से बातचीत बंद नहीं हुई है। प्रधानमंत्री यदि नहीं आ रहे हैं तो यह और भी संकेतक है। तो बिहार की बात में और अन्य मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, प्रशासनिक मुद्दों पर हम डॉक्टर संजय कुमार जी से आगे भी भविष्य में चर्चा करते रहेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।